अब तक आपने पढ़ा राहुल ईशा के साथ रोमांटिक डांस करने लगा, जिसकी राहुल ने खुद कल्पना नहीं की थी। पता नहीं ये गाने के बोल थे या फिर जैस्मीन का दिया हुआ दर्द था, जो जैस्मीन को ये दिखाने पर मजबूर था कि वो पूरी तरह से ईशा का हो चुका है। नित्या राहुल और ईशा को ऐसे बेहद करीब देख अब उसे चैन आया। वो मन में बोली, आपका बहुत बहुत थैंक्स भगवान जी। राहुल हमेशा ऐसे ही खुश रहे। सभी राहुल और ईशा को देख बहुत खुश हुए। मीरा जी की आंखें नम हो गई अपने बेटे को देखकर, और वहीं जैस्मीन की आंखें फटी की फटी रह गई। ईशा जैसे ही लड़खड़ाए, राहुल ने मजबूती से ईशा को अपनी बाहों में थाम लिया। अब आगे गाना बंद हुआ और सभी तालियां बजाने लगे। ईशा राहुल से अलग हुई और फिर दोनों स्टेज से जैसे ही नीचे आए तो अंशु ईशा के पास आए और बोला, बुआ। ईशा अंशु को देख बहुत खुश हुई। उसने अंशु को गले से लगा ली और ईशा के पास विनीत और पूनम भी आए। अपने भैया भाभी को देख ईशा की आंखों में आंसू आ गए। विनीत ईशा के सर पर हाथ रखते हुए बोला, जानता हूँ कल से ही परेशान हो तुम ईशा हमसे बात करने के लिए, पर राहुल जी ने हम सबको तुमसे बात करने के लिए मना किया था क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। ईशा नम आंखों से राहुल की तरफ देखती है। राहुल बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें सब खुश देखना चाहते हैं ईशा, उनके लिए हंसो और खुश रहो। ईशा बहुत खुश थी भैया भाभी और अंशु के आने से, पर राहुल बहुत परेशान था। विनीत से बात करने की कुछ देर के बाद राहुल वहाँ से चला गया और वहाँ से ड्रिंक काउंटर के कॉर्नर में आया। और वो जैसे ही ड्रिंक करने जाता है तो मीरा जी राहुल के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा आज तो ड्रिंक मत करो। राहुल बोला, माँ यही तो जीने का मेरा सहारा है, पर बेटा आज तो तुम ठहर जाओ, ईशा के भाई भाभी क्या सोचेंगे। राहुल बोला, ठीक है माँ, पर अपने कमरे में तो ड्रिंक कर सकता हूँ ना। मीरा जी बोली, ठीक है बेटा। राहुल फिर अपने स्टाफ से कहता है उसके कमरे में कुछ शराब की बोतल रख दे, और फिर राहुल नित्या और समीर से बात करने लगता है। वो ड्रिंक नहीं करता है। नित्या राहुल से कहती है, राहुल जैस्मीन को लेकर परेशान हो। राहुल बोला, हाँ नित्या, पता नहीं अब वो क्या चाहती है। राहुल, तुम जैस्मीन की मदद कर रहे हो पर वो गलत समझेगी, उसे लगेगा कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो। राहुल बोला, प्यार? प्यार नाम से तो अब भरोसा ही उठ गया मेरा। उसके मन और दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है नित्या। हर बार जैसा वो चाहेगी नहीं होगा। समीर, किसी से भी बात करो पर जल्द से जल्द मुझे एक फ्लैट चाहिए ताकि अपने परिवार से जैस्मीन को मैं दूर रख सकूं। समीर बोला, ठीक है राहुल, मैं देखता हूं। फिर समीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और राहुल के सामने करते हुए कहा, राहुल आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, तुम तो ईशा के लिए कुछ लिए नहीं होंगे, तो मैं ले आया, ईशा को ये दे देना। राहुल समीर से वो बॉक्स लेते हुए कहता, कुछ भी समीर। फिर राहुल वहां से चला गया। राहुल को परेशान देख समीर से नित्या बोली, समीर राहुल के दिल में अभी भी जैस्मीन के लिए फीलिंग्स है, तभी तो वो जैस्मीन की मदद कर रहा है और उसके लिए परेशान भी है। मुझे ईशा के लिए बुरा लग रहा है समीर, पता नहीं अब क्या चाहती है ये जैस्मीन। समीर बोला, नित्या राहुल जख्मी है, बहुत बड़ा दर्द दिया है जैस्मीन ने उसे, प्यार में धोखे का दर्द। उसे वक्त दो, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। और राहुल की शादी हो चुकी है और मुझे यकीन है कि ईशा सब कुछ ठीक कर देगी और राहुल भी संभल जाएगा। हाँ समीर, ऐसा ही हो, मुझे राहुल की फिक्र हो रही है बहुत, और साथ ही ईशा की भी। नित्या, फिक्र तो मुझे भी है, पर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और चलो राहुल का कमरा देख लेते कि अच्छे से सजाया है कि नहीं, और फिर घर चलते, आखिर मुझे भी तो अपनी बीवी को प्यार करना है। नित्या बोली, बहुत शरारती हो गए हो तुम समीर। और फिर दोनों हंस देते हैं। कुछ देर बाद सभी ने फिर साथ में बैठकर खाना खाया। धीरे धीरे मेहमान भी चले गए। मीरा जी बोली विनीत पूनम से कि चलिए अपने कमरे में आराम कर लीजिए, सुबह आपको जाना भी है। जाने का सुन ईशा उदास हो गई। सभी फिर घर के अंदर आते हैं। नित्या कहती है, चलो ईशा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। ईशा बोली मीरा जी से, माँ मैं भाभी से बात करने के लिए उनके कमरे में जा सकती हूँ। तो मीरा जी बोली, क्यों नहीं ईशा, जाओ। ईशा नित्या से बोली, हमें थोड़ा टाइम भाभी के साथ बिताना है। नित्या, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नित्या बोली, ईशा बहुत बुरा लगेगा, तुम अगर ऐसे मुझे आप कहकर बुलाओगी। ईशा बोली, सॉरी। नित्या बोली, ठीक है ईशा, तुम अपना ध्यान रखो, मैं भी अब घर चलती हूँ। फिर ईशा पूनम और अंशु के साथ कमरे में आ जाती है और राहुल और विनीत समीर बाहर बैठे बात कर रहे थे। वहाँ नित्या आती है और फिर समीर और नित्या भी गाड़ी में बैठ अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। पल्लवी भी रिया को लेकर कमरे में चली जाती है। थोड़ी बातचीत के बाद राहुल और विनीत भी अंदर आते हैं। राहुल अपने कमरे की तरफ चला जाता है और विनीत दूसरे कमरे में आता है, जहाँ ईशा कमरे में अपनी भाभी पूनम से बात कर रही थी। विनीत ईशा से कहता है, जानता हूँ ईशा, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर जाना ज़रूरी है, तुम्हें तो पता है अब सब कुछ ठीक करना है। अंशु का स्कूल है और अब मुझे भी अपने ऑफिस के पेंडिंग पड़ा काम भी करना है। गाड़ी पटरी पर आ जाए फिर मैं आऊँगा ईशा, और मैं तो बहुत खुश हूँ ईशा की तुम्हें अच्छा घर मिला और साथ ही अच्छा जीवन साथी भी। राहुल जी बहुत अच्छे हैं। ईशा पूनम की गोद में लेट गई और पूनम उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। और वहीं राहुल अपने कमरे में जाता है, जहाँ लाइट कमरे की ऑफ थी और हर तरफ कैंडल जल रही थी। राहुल बोला, ईशा ये हर तरफ तुमने कैंडल क्यों जलाई हुई है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। राहुल फिर लाइट ऑन करते
बोलते हुए कहता है, ईशा तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है, फिर भी लाइट को ऑफ किया हुआ है। लाइट ऑन हुई और राहुल सामने बेड पर देखता है कि एक लंबा सा घूंघट ओढ़े ईशा बैठी हुई है। और राहुल ये देख गुस्से में बोला, ये क्या है ईशा? फिर राहुल की नज़र बेड पर पड़ती है। बेड को चारों तरफ से गुलाब के फूलों से बेड को सजाया गया था और फिर राहुल ने अपनी नज़रें कमरे में हर तरफ दौड़ाई। पूरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। राहुल बेड के पास आया और वहीं बेड के बगल में टेबल पर बॉक्स रखता है और अपना कोट उतारते हुए बोला, ये समीर और नित्या भी ना। ईशा जाओ सोफे पर तुम और सो जाओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना ये शादी कोई रियल शादी नहीं है। फिर राहुल ने अलमारी खोली और अपना कोट रखा और राहुल जैसे ही अपनी शर्ट के बटन खोली तो उसे जैस्मीन की आवाज़ आई, राहुल। राहुल मुड़कर देखता है तो सामने जैस्मीन अपना घूंघट हटाते हुए कहती है, तो राहुल मेरा अंदाज़ा सही निकला, तुम्हारी शादी नकली है। और जैस्मीन हंसने लगती है। राहुल जैस्मीन को देख गुस्से में आ जाता है। राहुल ने कठोर आवाज़ में जैस्मीन से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैस्मीन बोली, ये मेरी जगह है और तुमने ये जगह ईशा को नहीं दी राहुल। अब मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखो जैस्मीन, मेरे कमरे से तुम बाहर निकलो। राहुल के गुस्से से जैस्मीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस मुस्कुरा रही थी। राहुल कहता है, ठीक है, रहो तुम इस कमरे में, और वो कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा। जैस्मीन जल्दी से उठकर राहुल को पीछे से गले से लगा लेती है। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर वो कुछ नहीं बोलता। जैस्मीन का हाथ अपने सीने से हटाते हुए मुड़कर वो जैस्मीन को देखता है। जैस्मीन बस उसे ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। राहुल कहता है, तुम्हें क्या हो गया है जैस्मीन? राहुल, अपनी भूल का एहसास हो गया है मुझे। और जैस्मीन राहुल के और करीब आ गई। राहुल जैस्मीन को कमर से पकड़ अपने बेहद करीब कर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, तो जैस्मीन तुम मुझे वापस पाना चाहती हो? जैस्मीन ने हाँ में सिर हिलाया। राहुल जैस्मीन के होठों की तरफ जैसे ही अपने होठ बढ़ाए तो जैस्मीन ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन एक ही पल में वो दर्द से चीखी क्योंकि राहुल ने जैस्मीन के बालों को कसकर पकड़ उसे खुद से दूर किया। राहुल की इस हरकत से जैस्मीन बौखला गई और बोली, राहुल ये क्या है? जैस्मीन, तुम इस हद तक जा सकती हो मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ, प्यार नहीं। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत करो जैस्मीन। राहुल, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। अगर तुम नहीं माने तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जैस्मीन की बात सुन राहुल मुस्कुराते हुए बोला, जो सबकी जान लेती है वो खुद की जान लेगी? क्या मजाक है जैस्मीन। जैस्मीन राहुल की बातों से गुस्से में आ जाती है और हर जगह वो कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे सामने टेबल पर शराब की ढेर सारी बोतल रखी दिखाई दी। वो टेबल के पास जाती है और एक बोतल शराब की उठा वो टेबल पर मारती है, जिससे बोतल टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा की आंख खुलती है, वो उठकर बैठ जाती है। पूनम की भी आंख खुल जाती है ईशा के उठने से। ईशा बोली, भाभी आपने हमें जगाया क्यों नहीं? ईशा, कैसे जगाती तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून था वो देखकर मुझे तुम्हें जगाने का मन ही नहीं हुआ। ठीक है भाभी, आप आराम कीजिए। पूनम कहती, ठीक है ईशा। ईशा फिर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ आती है। दरवाजे के पास ईशा जैसे ही जाती है उसे आवाज़ें आती हैं तो ईशा कहती है, राहुल जी के अलावा और कौन है रूम में? और वहीं जैस्मीन अपने हाथ पर टूटी हुई कांच की बोतल का कांच रखते हुए राहुल से कहती है, राहुल मान जाओ, अभी भी वक्त है, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। ईशा दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है तो सामने जैस्मीन को ऐसे देख ईशा घबरा जाती है और वहीं राहुल मुस्कुराता है और जैस्मीन के पास जाता है और उसके हाथ से टूटी हुई बोतल छुड़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है जैस्मीन, मैं बताता हूँ। लाओ मुझे बताने दो, खुद की जान कैसे लेते हैं। ईशा राहुल की बात सुन घबराते हुए कहती है, राहुल जी ये क्या कर रहे हैं आप? पर राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने जैस्मीन से बोतल ले ली और टूटी हुई बोतल से अपनी हथेली काटते हुए कहा, देखो जैस्मीन, इस खून को। जैस्मीन बोली, राहुल फेंको इसे, क्या कर रहे हो तुम? राहुल बोला, जैस्मीन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम मेरे ऐसे करीब आओगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा और सब कुछ भूल कर मैं तुम्हें अपना लूँगा, तो ये कभी नहीं होगा जैस्मीन। जैस्मीन, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे जिस्म से नहीं। फिर अपने सीने पर टूटी बोतल रखते हुए बोला, यहाँ तुम्हें बसाया था मैंने, पर तुमने इसे जख्मी कर दिया और अपने सीने को घायल कर लिया। राहुल ने फिर ईशा फौरन राहुल के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राहुल जी होश में आइए, बोतल मुझे दीजिए। राहुल बोला, ईशा चली जाओ यहाँ से। और दोबारा वो खुद को घायल जैसे ही करने गया, ईशा ने राहुल के हाथ से बोतल छीन कर फेंकते हुए कहा, पागल हो गए हैं क्या आप? राहुल गुस्से में ईशा की कलाई पकड़ते हुए कहता, तुम कौन होती हो हमारे बीच में आने वाली? यहाँ से चली जाओ, कहा ना मैंने। राहुल ने ईशा की कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि उसके हाथ की चूड़ियाँ टूट गई और उसकी कलाई में गड़ गई और ईशा की दर्द से आह निकल गई। राहुल को एहसास हुआ कि ईशा के साथ वो ठीक नहीं कर रहा है तो राहुल ने जल्दी से ईशा को छोड़ते हुए कहा, सॉरी ईशा। ईशा की नज़र राहुल की शर्ट पर गई जिस पे खून लगा हुआ था। ईशा ने फौरन अपना मोबाइल सोफे से उठा नित्य को कॉल किया और राहुल को चोट लगी है और जल्द ही उसे घर आने को कहा। ईशा राहुल के हाथ पर अपना पल्लू रख कहती है, राहुल जी चलिए बेड पर बैठिए। राहुल जैस्मीन को देखता है जो चुपचाप खड़ी डर के मारे राहुल को ही देख रही थी। ईशा बोली, कहा ना चलिए बेड पर बैठिए। राहुल फिर बेड पर आकर बैठ जाता है। ईशा हर जगह मेडिकल किट ढूंढती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता है। फिर ईशा जल्दी से अपनी कॉटन की चुन्नी निकालते हुए और उसके 2 हिस्से कर एक हाथ पर बांधती
और एक हिस्सा फोल्ड करके राहुल के सीने पर रखती है और ईशा राहुल की तरफ देखती जो अपनी नम आंखों से जैस्मीन को देख रहा था। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है और वो राहुल से क्या बोले अब। तभी ईशा का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन नित्या का था। ईशा फ़ोन उठाती है और कहती है बेल मत बजाइएगा वरना नित्या सभी उठ जाएंगे। नित्या बोली मैं बाहर ही हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। ईशा राहुल से कहती है राहुल जी इस हाथ से आप ऐसे घाव को दबाए रखिए, हम अभी आए। कहकर ईशा कमरे से बाहर आई और फिर हॉल में आई। दरवाज़ा खोला और नित्या और समीर के साथ कमरे में आई जहाँ जैस्मीन भी थी। नित्या राहुल को देख घबराते हुए कहती है राहुल ये कैसे हुआ। ईशा राहुल की शर्ट उतारती और नित्या फिर राहुल की ड्रेसिंग करती है और राहुल को इंजेक्शन देती है। राहुल को चुप देख नित्या बोली ये सब क्या है राहुल, खुद को नुकसान पहुंचाना ये सही है क्या। ये कहो ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, लेकिन फिर भी ईशा तुम राहुल का ध्यान रखना क्योंकि राहुल के सीने का घाव गहरा है। राहुल को फिर ईशा टी शर्ट पहनाती और सहारा देकर बेड पर लिटा देती है और राहुल फिर कुछ ही मिनटों में सो जाता है। ईशा घबराते हुए नित्या से बोली राहुल जी ठीक है ना, वो सो क्यों गए, कहीं बेहोश तो नहीं हो गए। नित्या बोली नहीं ईशा घबराओ मत, राहुल बेहोश नहीं हुआ है, वो सो गया है। मैंने नींद का इंजेक्शन दिया है जिससे उसे नींद आ गई है, वरना ऐसे ही बिना कुछ बोले जैस्मीन को घूरता रहेगा। फिर नित्या की नज़र ईशा की कलाई पर जाती है। ईशा ये क्या हुआ। ईशा लड़खड़ाते शब्दों में कहती है वो राहुल जी से बॉटल लेने की छीना झपटी में हमें चोट आ गई, बस मामूली सी चोट है। नित्या बोली ईशा प्लीज़ राहुल और अपना ध्यान रखो। और फिर उठकर जैस्मीन के पास आई और बोली क्या रात भर ऐसे ही यहाँ खड़े रहने का इरादा है जैस्मीन तुम्हारा। जैस्मीन राहुल की तरफ देखती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नित्या भी समीर के साथ घर अपने चली जाती है। ईशा कमरा बंद करती है और चेंज करके वो राहुल के पास आती है और उसके जूते मोजे उतार कर एक साइड रख उसे चादर उड़ा देती है और कांच की बोतल और कांच के टुकड़े और शराब जमीन पर फैली वो साफ करती है और सोफे पर आकर लेट जाती है। पर ईशा को नींद नहीं आती है। रात ईशा की बेचैनी में ही कटी और सुबह 6 बजे ईशा अपनी भाभी के कमरे में आई जहाँ सब निकलने के लिए तैयार थे। विनीत पूनम कमरे से बाहर आते हैं। राहुल के पापा और माँ हॉल में ही थे। विनीत बोला राहुल जी उठ गए हैं। ईशा बोली भैया वो उन्हें कुछ काम आ गया था तो वो रात में ही कहीं चले गए। मीरा जी हैरानी से ईशा को देखती हैं। फिर ईशा के भाई भाभी चले जाते हैं। अंदर आते ही मीरा जी ईशा से बोली राहुल रात में कहाँ गया। फिर ईशा रात में जो भी हुआ वो सारी बात मीरा जी को बताती है। मीरा जी घबराते हुए राहुल के कमरे में आती है और राहुल को ऐसे देख वो रोने लगती हैं। ईशा कहती है माँ राहुल जी ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। मीरा जी ईशा से बोली चाहे कुछ भी हो ईशा, मेरे राहुल को तुम कभी अकेला मत छोड़ना, उसने बहुत कुछ सहा है। ईशा हाँ में सिर हिलाती है और मीरा जी राहुल के पापा के साथ नीचे आ जाती हैं और राहुल के पापा से कहती है कि जैस्मीन चाहती क्या है, मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। राहुल के पापा बोले राहुल की माँ मुझे लगता है जब तक जैस्मीन यहाँ से कहीं और शिफ्ट नहीं हो जाती है हमें राहुल और ईशा को फार्म हाउस भेज देना चाहिए। मीरा जी बोली हाँ आप सही कह रहे हैं, दोनों को आज ही मैं फार्म हाउस भेज देती हूँ, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सुबह के 10 बज चुके थे पर राहुल अभी भी सो रहा था और ईशा सोफे पर बैठी राहुल के जागने का इंतजार कर रही थी। राहुल की आंख खुलती है तो ईशा सोफे से जल्दी से उठकर राहुल के पास आती है। राहुल ईशा को देखता है फिर रात की सारी बात उसे याद आती है और राहुल जल्दी से उठकर बैठ जाता है। ईशा कहती है आराम से, आप ठीक तो है ना। राहुल बोला हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो ईशा बोली राहुल जी पट्टी गीली मत होने दीजिएगा। राहुल मुड़कर ईशा की तरफ देखता है फिर वॉशरूम में चला जाता है और ईशा नीचे आती है और राहुल के लिए कॉफ़ी बनाती है। मीरा जी कहती है बेटा राहुल उठ गया। हाँ माँ, ईशा आज उसे ऑफिस मत जाने देना, वो ठीक हो जाए तभी ऑफिस जाओ और ऑफिस जाने से तुम ही उसे रोक सकती हो। पर माँ हम कैसे। तभी बुआ जी वहाँ आई और बोली ईशा बहू तुम पत्नी हो उसकी, पत्नी के हक से उसे जाने मत देना। ईशा मन में कहती है पत्नी वाला हक। तभी जैस्मीन आती है, वो ईशा से कहती है राहुल कैसा है। ईशा बोली ठीक है। जैस्मीन को देख बुआ जी और मीरा जी को अच्छा नहीं लगा पर वो जैस्मीन को कुछ नहीं बोली और जैस्मीन राहुल के कमरे की तरफ जाने लगी। मीरा जी ने ईशा से कहा ईशा जाओ अपने कमरे में, तुम दोनों का नाश्ता मैं ऊपर कमरे में ही भिजवा देती हूँ। ईशा कॉफ़ी लेकर अपने कमरे में आई। राहुल भी वॉशरूम से बाहर आ गया था। जैस्मीन बोली राहुल सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया है मुझे और मैं तुम्हारा अब इंतज़ार करूँगी और मुझे यकीन है राहुल तुम ज़रूर आओगे मेरे पास। कह जैस्मीन चली जाती है। ईशा राहुल के पास जाती है और कहती है आपकी कॉफ़ी। राहुल कॉफ़ी का मग उठा बिस्तर पर बैठते हुए कहता है सॉरी ईशा। ईशा कहती है सॉरी क्यों। ईशा बेवजह तुम पर गुस्सा जो मैंने किया। ईशा बोली राहुल जी गुस्सा करना ठीक है पर खुद को चोट पहुँचाना ये ठीक नहीं है, आपके अपनों को तकलीफ़ होगी। राहुल बोला हाँ ईशा सही कह रही हो तुम, गुस्से में खुद को नुकसान तो पहुँचा दिया, अब ऐसे में माँ मुझे देखेंगी तो वो और भी परेशान हो जाएंगी। तभी मीरा जी अंदर आते हुए कहती तो ऐसा करते ही क्यों हो बेटा तुम, मुझे क्यों परेशान करते हो। ईशा ने सुबह ही मुझे सब बता दिया था। राहुल बोला सॉरी माँ।
राहुल, सॉरी मत बोलो, बस तुम दोनों फार्म हाउस जा रहे हो कुछ दिनों के लिए। राहुल बोला, माँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है और अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राहुल, मैंने समीर को फ़ोन कर दिया है और वो ऑफिस का काम संभाल लेगा और जैस्मीन यहाँ से चली जाएगी तभी तुम यहाँ आओगे। पर माँ, पर कुछ नहीं राहुल, मेरे लिए बेटा मान जाओ ना। राहुल बोला, माँ मैं आपकी सारी बात मानूंगा, पर अभी माँ बहुत काम है और आपसे वादा करता हूँ कि ईशा को लेकर फार्म हाउस ज़रूर जाऊँगा मैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, पर अब वादा करो कि खुद को चोट नहीं पहुंचाओगे राहुल तुम। हाँ माँ, वादा। और ईशा ने राहुल के कपड़े अलमारी से निकाले। ईशा ने राहुल की टी शर्ट निकालने में मदद की, पर ईशा राहुल की आंखों में नहीं देखती है, उससे नजरें चुरा रही थी ईशा, और वही हाल राहुल का भी था। राहुल फिर शर्ट पहनता और ईशा राहुल को कोट पहनाती है। राहुल कहता है, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ ईशा, तुम मेरी फिक्र मत करो। राहुल की नज़र समीर के दिए हुए बॉक्स पर पड़ी। वो टेबल के पास आए और बॉक्स ड्रॉर के अंदर रख राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुँचते ही समीर राहुल से कहता है, तुम क्यों ऑफिस आए, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। राहुल बोला, ठीक हूँ मैं। फिर अपने कैबिन में आ गया राहुल। राहुल के पीछे समीर भी आया और नित्या को फ़ोन किया। नित्या ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो नित्या, देखो तुम्हारे दोस्त ने तो हद पार कर दी है, वो किसी की सुनता ही नहीं है, ऑफिस आ गया ऐसी हालत में। अब एक तुम ही हो जो उसे समझा सकती हो। नित्या बोली, ठीक है समीर, कुछ देर में मैं आती हूँ। और फिर फ़ोन कट जाता है। राहुल बोला, नित्या को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी समीर, क्योंकि तुम उसकी सुनोगे राहुल। क्या समीर कैबिन से चला जाता है और राहुल अपने कामों में बिजी हो जाता है। कुछ घंटे बाद नित्या आती है। राहुल को काम करते देख कहती है, राहुल कैसी ये जिद है तुम्हारी, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। राहुल कुछ नहीं बोला। नित्या बोली, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। फिर नित्या ने राहुल की ड्रेसिंग की। राहुल फिर नित्या के लिए कॉफ़ी मंगवाता है। कॉफ़ी आते ही दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। नित्या राहुल से कहती है, राहुल तुम्हारे दर्द को मैं समझ रही हूँ, पर तुम भी तो समझो। राहुल बोला, मतलब? देखो राहुल, तुम्हारे पास तो सब है, दोस्त परिवार, लेकिन ईशा, इस समय उसके पास कोई नहीं है। देखो राहुल, अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसने अपने पापा को खोया है, तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। आखिर तुम उसके पति हो, आगे तुम्हारी मर्जी। फिर कुछ देर बाद नित्या चली जाती है और राहुल सोच में पड़ जाता है और खुद से कहता है, नित्या सही कह रही है और मैं भी तो बेवजह उसे चोट पहुंचा देता हूँ, जबकि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं ईशा गार्डन में रिया के साथ खेल रही थी। रिया के साथ ईशा बेहद खुश रहती, लेकिन जब अकेले रहती तो वो चुपचाप सी रहती। ऐसे ही दिन बीता, शाम हुई और बुआ जी अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए और जाते वक्त उन्होंने ईशा से कहा, ईशा बहू अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊँगी, कहकर वो भी अपने बहू बेटी के साथ चली गई। रात के खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए और मीरा जी हॉल में बैठे हमेशा की तरह राहुल का इंतजार करने लगी और ईशा कमरे में लेटी थी। देर रात राहुल आया और हॉल में माँ को देख बोला, माँ आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ठीक है माँ, आप सो जाइए, मैंने खाना समीर के साथ खा लिया है। और राहुल अपने कमरे में आ गया। ईशा को देख वो बोला, अभी तक सोई नहीं तुम ईशा? ईशा बोली, आपकी चोट कैसी है? राहुल बोला, मैं ठीक हूँ। ईशा बोली, आपके कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए, कुछ हेल्प चाहिए हमारी? ईशा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये शादी बस 1 साल के लिए ही है। और नित्या ने ऑफिस में मेरी ड्रेसिंग कर दी थी। और राहुल ने कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर जाकर लेट गया और कुछ देर बाद राहुल सो गया और वहीं सोफे पर लेटी ईशा की आंखों में आंसू थे। वो मन में कहती, ईशा सही तो कह रहे हैं राहुल जी, ये शादी सिर्फ 1 साल के लिए है, फिर तो हमें जाना ही है यहाँ से। क्यों हम राहुल जी के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, वो तो हमें एक नज़र देखते भी नहीं है। नहीं, हमें भी अपना दायरा नहीं भूलना चाहिए। फिर ईशा भी सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राहुल ऑफिस जाता, देर रात घर आता, कभी होश में तो कभी नशे की हालत में। वो ईशा से बात करना चाहता था, पर वो ईशा से बात नहीं कर पाता था और ईशा भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, राहुल से भी नहीं। जितना राहुल बात करता उतना ही ईशा बोलती। राहुल ने जैस्मीन को एक फ्लैट खरीद कर दे दिया और जैस्मीन के पापा की बेल भी करा दी और सारे खर्च जैस्मीन और उसके परिवार का राहुल ही देखता। और धीरे धीरे ऐसे 1 महीना बीत गए। शाम में राहुल ऑफिस जल्दी घर आ जाता है। मीरा जी राहुल को देख कहती, बेटा आज तुम घर जल्दी आ गए? राहुल बोला, हाँ माँ, आज नित्या और समीर के साथ बाहर जाना है। मीरा जी बोली, ईशा को भी साथ ले जाना बेटा। राहुल बोला, नित्या ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है माँ कि ईशा को साथ ही लेकर आना। मीरा जी मुस्कुरा देती हैं। राहुल फिर अपने कमरे में आया और ईशा से कहा, ईशा जल्दी तैयार हो जाओ, आज बाहर जाना है। ईशा बोली, कहाँ? बार क्लब। ईशा, बार क्लब का नाम सुनी ईशा बोली, वहाँ नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? राहुल जी, अजीब से लोग होते हैं वहाँ। राहुल बोला, अच्छा तो मैं अजीब हूँ? ईशा बोली, नहीं हमारा वो मतलब नहीं है, बस वो जगह हमें पसंद नहीं है। ईशा, यहाँ चुपचाप कमरे में बैठी रहती हो, बाहर निकलोगी तभी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और हमारे साथ नित्या समीर भी साथ चल रहे हैं। ईशा बोली, नित्या भी जा रही? ठीक है तो हम चलेंगे। ठीक है, पर इस साथ साड़ी पहनकर मत चलना। ईशा हैरानी से राहुल की तरफ देखती और खुद से कहती है, राहुल जी के कहने का क्या मतलब था? कुछ देर बाद ईशा तैयार हो जाती है। ईशा ने पर्पल कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और एक साइड चुन्नी की हुई थी और अपने लंबे बालों को खुला रखा हुआ था।
आज पहली बार ईशा राहुल के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वो राहुल के साथ घर से बाहर आई और जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची, राहुल ने कार का दरवाज़ा खोला और ये देख ईशा को अनुराग की याद आ गई। जब उसके साथ वो बाहर जा रही थी तो अनुराग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो कार के अंदर बैठ गई, राहुल भी बैठ गया और शंभू काका ने गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर गाड़ी चल दी। ईशा खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी और वहीं राहुल भी एक नज़र ईशा को देखता है और अपनी नज़रें फेर लेता है और खिड़की की तरफ देखने लगता है। दोनों के बीच बहुत दूरियां थी। कुछ देर में ईशा राहुल क्लब पहुंचते हैं। ईशा गाड़ी से उतरती है और राहुल भी। राहुल आगे चलने लगता है और ईशा राहुल के पीछे। ईशा क्लब को देख बीते पलों को याद करने लगती है और गुमसुम सी खड़ी हो जाती है। राहुल मुड़कर देखता है। ईशा को देख राहुल समझ जाता है। वो ईशा के पास जाता है और ईशा से कहता है, जानता हूँ यहाँ की कुछ कड़वी यादें हैं। ईशा अपने सोच से बाहर आती है राहुल की आवाज़ सुनकर और राहुल के साथ वो क्लब के अंदर आती है जहाँ नित्या और समीर पहले से ही थे। राहुल और ईशा को देख समीर और नित्या बेहद खुश हुए।